वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ज्योग्राफी के, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट ना करा हो तो ज़रूर करिए। आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिहाज से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरओ की बात करेंगे, बीईओ की बात करेंगे या लोअर पीसीएस की बात करेंगे तो उसमें तो आप यकीन मानिए यहाँ से आपको मेजॉरिटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, क्योंकि इस समय 2 सीरीज़ में पैरेलली चला रहा हूँ। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का कंपाइलेशन है, जो कि 780 पेजेस का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है, उसको कवर अप करवा रहा हूँ। सो वो सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देखिए। और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहीं पॉसिबल हो वहाँ कहीं छोटी छोटी की ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को अभी वीडियो देखते देखते आपको याद कराया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारा ये ब्लैक होल के बारे में है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ और एक रीज़न दे रखा है। स्टेटमेंट क्या है कि कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। रीज़न, ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यानी कि प्रकाश भी इसके अंदर से पास आउट नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा इसके अंदर ग्रेविटेशन होता है। कल जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि कौन से तारे ब्लैक होल बन सकते हैं, किन की पॉसिबिलिटी है। कुछ मैंने 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मतलब किस तरीके से ब्लैक होल क्रिएट होते हैं और कौन से ब्लैक होल हो सकते हैं आगे फ्यूचर में और कौन से ब्लैक होल नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें कल वाले वीडियो में बताई, उनको देखिएगा। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही, और जो ये रीज़न दे रखा है वो स्टेटमेंट को एकदम जस्टिफाई कर रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या फिर रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। ये गुण का कारण क्या है? ये इसका बहुत छोटा आकार होना, बहुत बड़ा आकार होना, बहुत उच्च घनत्व होना या फिर बहुत अल्प घनत्व होना। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है आपका बहुत ज़्यादा इसका घनत्व होना। हाई डेंसिटी की वजह से इसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसी की वजह से ये अपने अंदर से किसी भी रेडिएशन को पास नहीं होने देता। इवन प्रकाश भी इसके अंदर जाकर ख़त्म हो जाता है, प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि बहुत उच्च घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी हरमन बॉडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने या फिर जे.वी. नरलिकर ने। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि एस चंद्रशेखर। वैसे तो किसी ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो छात्र जो शायद पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे और उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो कि कैसे हम याद रखेंगे कि एस चंद्रशेखर ही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, तो इतना सा याद रखो कि ब्लैक होल ये एक खगोलीय घटना है, या फिर आप कहें तो खगोलीय एक विवरण है किसी चीज़ का। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चंद्रशेखर में, तो चंद्रमा क्या है? ये भी तो एक खगोलीय पिंड है। तो यहाँ पर आप इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हो कि कभी भी आप देखो ब्लैक होल तो आप समझ जाना कि भैया वही उन्होंने ही इसकी जानकारी दी होगी जिनके नाम में कुछ कोई खगोलीय पिंड के बारे में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप चंद्र को समझ के अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत है, बट फिर भी यहाँ पर एक ट्रिक बन सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
30 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। अभी हमने देखा है कि ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाया जाता है, ये तो एक खगोलीय पिंड है। अब यहाँ पर बात करें पल्सर की, तो पल्सर भी एक आपका खगोलीय पिंड ही है, और इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है और इससे जो रेडियो तरंगे आती हैं उसी से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम क्वासर की, तो ये जो क्वासर है इससे भी हमें क्या होता है कि ये भी एक खगोलीय पिंड है, और इससे भी जो रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती हैं वो रेडियो तरंगों से ही हमें इसके बारे में पता चलता है, बहुत ज़्यादा दूर है ये। अब बात आती है ब्रिटल स्टार की, तो ब्रिटल स्टार ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है, ये आपका एक समुद्री जीव है। ये समुद्र की सतह पर रेंगने वाले जीव हैं, और ये जो है मतलब इसका कोई अंतरिक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीके के समुद्री जीव हैं जो समुद्र की सतह पर रेंगते हैं, मछली की समीप ही इसको माना जा सकता है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, कि इसका संबंध है मतलब किससे, समुद्र से, अंतरिक्ष से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि पल्सर की बात करें, ब्लैक होल की बात करें या फिर क्वासर की, ये तीनों ही जो हैं खगोलीय पिंड हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि जब हम एक निश्चित आकृति की बात करते हैं और उसमें व्यवस्थित तारों के एक समूह की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, नक्षत्र बोला जाता है, नक्षत्र समूह या फिर कॉन्स्टेलेशन इसको बोला जाता है, तारामंडल। ठीक है, तो सही आंसर हमारे बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग है, भारहीनता है, शिशुलुनर है या फिर ये बाइट है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि बाइट। बाकी इन तीनों का रिलेशन अंतरिक्ष की शब्दावली से, यानी कि ये अंतरिक्ष की शब्दावली है। लेकिन अगर बाइट की बात करेंगे तो ये अंतरिक्ष की शब्दावली नहीं है, इसका मतलब किससे है, आपका कंप्यूटर्स से है, ये कंप्यूटर्स से रिलेटेड शब्दावली है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये वाली ट्रिक नहीं पता है तो देख लीजिए, और अगर पता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सन से डिस्टेंस करते हुए या फिर डिस्टेंस बनाते हुए सारे प्लैनेट्स को यहाँ पर लिखना है, टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आपके 8 प्लैनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 प्लैनेट्स के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रह आएगा वो कौन सा होगा, आपका मरकरी। सेकंड नंबर पर आएगा आपका वीनस। थर्ड नंबर पर आएगा अर्थ। अर्थ के बाद आएगा आपका मार्स, और यहाँ पर जे जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आपका जुपिटर को। एस सैटर्न को यानी कि शनि को। यू यूरेनस यानी कि वरुण को, और उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा नेपच्यून यानी कि अरुण को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 8 ग्रह हो जाएंगे सन से डिस्टेंस करते हुए। अभी थर्ड प्लेस पर हमने देखा है हमारी कौन सी है, अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से ग्रह हैं। तो पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपका मरकरी यानी कि बुध, और दूसरा ग्रह कौन सा होगा, आपका शुक्र यानी कि वीनस। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि बुध और शुक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी स्थित है, अब ये शुक्र और मंगल के बीच में है, ये मंगल और बृहस्पति के साथ बीच में है, या फिर ये शुक्र और बृहस्पति के बीच में है, या फिर ये बुध और शुक्र के बीच में है। तो अभी हमने देखा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये है आपका मरकरी यानी कि बुध। इसके बाद आएगा वीनस यानी कि वीनस का मतलब हो गया आपका शुक्र। इसके बाद आएगा आपका अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, और उसके बाद आएगा आपका मंगल यानी कि मार्स। सो अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस किस के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। पहला है कि ये प्रकाशहीन होते हैं और चमकते नहीं हैं। दूसरा है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तीसरा है ये प्रकाशवान होते हैं
किंतु चमकते नहीं हैं, और चौथा है कि ये प्रकाशवान भी हैं और ये चमकते भी हैं। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जितने प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, ये अप्रकाशमान होते हैं, यानी कि इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो उसकी वजह से ये प्रकाशित होते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो अभी जो हमने अपनी ट्रिक देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि माई वेरी एफिशिएंट मदर, ये हम सन से डिस्टेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा आएगा आपका? मरकरी, यानी कि बुध। तो बुध ग्रह जो होगा वो सबसे समीप होगा किसके? सूर्य के। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति है, एकदम सही है। दूसरा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये शुक्र है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जब हम बात करते हैं कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, ये इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, अभी हमने देखा था कि सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या होगा, उनकी गति मतलब उनका जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का टाइम है, वो टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो सबसे आखिरी में जो ग्रह हमारा आया था वो कौन सा आया था? अगर ये आपको पता है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे आखिरी में कौन सा है आपका? नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ना कि मंगल। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? नेपच्यून। बट यहाँ पर क्या दे रखा है? मंगल। दिस इज़ वाई ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इनकरेक्टली मैच था उसको सिलेक्ट करना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी है और इनको आपको यहाँ पर मैच कराना है। सबसे पहले हम बात करें ग्रह की। अब इनमें से कौन सा एक ग्रह है? तो सही हमारा क्या होगा यहाँ पर? यूरेनस। उपग्रह की बात करें तो ये चंद्रमा होगा। पुच्छल तारे की बात करें तो पुच्छल तारा आपका कौन सा होगा? ये होगा हेली। और वहीं कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ये कौन सा है आपका? मेराइनर। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 2 1 देन आपका आ जाएगा क्या? 2 1 4 3। ठीक है, 4 3, दैट विल बी द कोड। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा ये उत्पन्न होती है किस वजह से? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूर्य में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या है संलयन का? कि दो हाइड्रोजन एटम जो हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास सूर्य का तापमान होता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर ये जो ड्यूटीरियम है ये आपस में जुड़ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा यहाँ पर हीलियम क्रिएट होती रहती है। ठीक है, तो ये मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी ऑन द सन। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ये चतुर्थांश चंद्रमा के दिन होता है, ये प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे के दिन होता है, या फिर ये किसी भी दिन होता है, या फिर पूर्णिमा। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? न्यू मून डे या फिर अमावस्या के दिन ही ये जो आपका सूर्य ग्रहण होता है, ऐसी घटना जो होती है सूर्य ग्रहण की, ये सिर्फ आपका प्रतिपदा या फिर न्यू मून डे बोलें या फिर इसको अमावस्या बोलें, उस दिन ये होती है। अब यहाँ पर होता क्या है? एक तरफ आपका सन, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है? ये सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अब अगर किसी पोजीशन पर ऐसा होता है कि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, उस कंडीशन पे क्या होगा? सन से आने वाली जो रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, और यहाँ से क्या होगा? मतलब जो आपका सूर्य ग्रहण होगा वो क्रिएट होगा। ठीक है, और ऐसा कब होता है? न्यू मून डे या फिर अमावस्या के दिन या फिर प्रतिपदा के दिन ये घटना होती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगेन हमारा सेम कंसेप्ट के बारे में ही है कि सूर्य ग्रहण जो है ये कब होता है। तो अभी हमने देखा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा? चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएंगी। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।